सेकेंड चैप्टर पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कल तक हमारे 8 प्रिंसिपल्स हो गए थे पूरे डन। 8 प्रिंसिपल्स जो लास्ट क्लास में हमने 4 प्रिंसिपल कराए थे और उससे लास्ट क्लास में हमने 4 प्रिंसिपल कराए थे। आज हम 9th प्रिंसिपल जो हमारा है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, स्केलर चेन से आप क्या समझते हैं? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, स्केलर चेन मीन्स हम जो चेन्स हैं जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन पास करनी है तो ए टू बी, बी टू सी, सी से डी के पास गई और डी से ई के पास गई, ई से एफ के पास गई और एफ से जी के पास गई, जी से एच के पास गई और एच से आई के पास गई, फिर जे, फिर के पास। तो ये तो हमारी क्या हुई स्केलर चेन। स्केलर चेन मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन पास करनी है, ए से बी तक जाएगी, बी से सी तक जाएगी, सी से डी तक जाएगी, डी से ई, एफ, जी, एच, आई, जे, मतलब वैसे डिफरेंट लेवल पे कोई भी एम्प्लॉयज है, ये डायरेक्टर है, डायरेक्टर ने वाइस प्रिंसिपल तक पहुंचाई, वाइस प्रिंसिपल ने डायरेक्टर ने प्रिंसिपल तक पहुंचाई, प्रिंसिपल ने वाइस प्रिंसिपल, फिर जो वाइस प्रिंसिपल है उसने कोऑर्डिनेटर के बाद किसके पास गई बेटा? कोऑर्डिनेटर के बाद हमारे पास गई हमारे टीचर्स के पास, टीचर्स से स्टूडेंट्स के पास तक इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड स्केलर चेन। तो अकॉर्डिंग टू द फ्योल ये इंसिस्ट कर रहा है, फ्योल ये बोल रहा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए हमें चेन अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन, सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन हमें पास करवानी है किसी के पास तक, तो चेन अप्लाई करनी पड़ेगी। और कभी भी ये कहते हैं स्केलर चेन, कोई भी चेन स्किप नहीं होनी चाहिए, कोई भी चेन स्किप नहीं, कोई भी की स्किप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमने ए से सी तक पहुंचा दिया, नहीं ऐसा नहीं करना हमें, ए के पास फिर बी के पास फिर सी के पास फिर डी के पास फिर ई के पास, सिस्टमैटिकली फ्लो चलता रहेगा। किसका बेटा? हमारी स्केलर चेन, ठीक है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्केलर चेन के थ्रू हम लोग अपना सारा काम करते हैं। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमें अर्जेंटली पहुंचानी, बी से लेकर जी, हमें अर्जेंटली इंफॉर्मेशन पहुंचानी, अर्जेंटली इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? किसका यूज? गैंग प्लान। गैंग प्लान, गैंग प्लान एक शॉर्टकट, कोई भी डायरेक्टली इंफॉर्मेशन है, डायरेक्टर सर को स्टूडेंट्स तक कोई भी इंफॉर्मेशन पास करवानी है जल्दी से, तो क्या करेंगे? उस प्रोसेस को बोलते हैं गैंग प्लान, ठीक है। उस प्रोसेस को बिना बोलते हैं हम लोग गैंग प्लान। गैंग प्लान क्या है बेटा? कोई भी अर्जेंटली इंफॉर्मेशन, जैसे स्केलर चेन क्या है? कोई भी चेन स्किप नहीं होगी, कोई भी चेन छोड़ी नहीं जाएगी, ठीक है, ठीक है। लेवल हमारे अलग अलग है, पोस्ट और डिसिग्नेशन सब अलग है, पर कोई भी चेन स्किप नहीं होगी। किसमें बेटा? स्केलर चेन में। पर गैंग प्लान वो प्रोसेस है, कोई भी हमें अर्जेंटली इंफॉर्मेशन या डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देनी है, किसी को भी डायरेक्ट कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है हमें, तो हम क्या करेंगे बेटा? किसका यूज करेंगे? गैंग प्लान। किसका यूज करेंगे? गैंग प्लान, ठीक है। कोई भी अर्जेंटली इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो हम गैंग प्लान का यूज करेंगे। ये बोलता है स्केलर चेन। स्केलर चेन प्रिंसिपल यही बोलता है, ठीक है। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं? पॉजिटिव इफेक्ट क्या है स्केलर चेन के? ठीक है, हमारा अच्छा कम्युनिकेशन फ्लो होता है, कम्युनिकेशन फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा कम्युनिकेशन बना रहता है। कोई भी बात सबको पता लगती है बेटा, ठीक है, धीरे धीरे तक सबके पास तक चल के आती है, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, तो अच्छा कम्युनिकेशन गैप बना रहता है सबके बीच में, ठीक है। और रिड्यूस होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम, तो क्या होगी बेटा? और क्या पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है? रिड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी कोई प्रॉब्लम्स है वो रिड्यूस होती है। जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम है वो क्या होगी बेटा? हमारी रिड्यूस होगी। तो स्केलर चेन ये कह रहे हैं, फ्यूल ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ को पहुंचाना है तो हमारी ए से बी तक पहुंचा
देनी है तो क्या करेंगे, रैंक लाइन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके डीमेरिट्स डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हो सकते हैं। क्या क्या डिसएडवांटेज होंगे बेटा अगर हम ये करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा, इनइफेक्टिव, इनएफिशिएंट या इनइफेक्टिव, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट अच्छी तरीके से बंद नहीं करेगा। और भी काफ़ी सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं कि एक जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में अच्छा कार्डिनल रिलेशनशिप नहीं रहेगा। improper relationship between एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में क्या रहेगा बेटा, हमारा एक इम्प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में प्रॉपर मैनेजमेंट रहेगा। ठीक है, ये था बेटा हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन 9th प्रिंसिपल था हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। जो 10th प्रिंसिपल है हमारा वो कौन सा प्रिंसिपल है, ऑर्डर। ये बेटा हमारा 9th प्रिंसिपल था। ठीक है, अब जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर से हम लोग क्या समझते हैं, देखते हैं। प्रिंसिपल है ऑर्डर। ऑर्डर डज नॉट मीन्स कमांड। ऑर्डर का मतलब ये नहीं कि कमांड दे रहे हैं किसी चीज़ को। ऑर्डर का मतलब बिल्कुल नहीं है कमांड देना। ऑर्डर का मतलब है कि हर चीज़ को एक सिस्टमैटिक ढंग से रखा होना। सिस्टमैटिक ढंग से मतलब कि आज कोई भी जिससे आपकी एनर्जी और टाइम वेस्ट ना हो। जैसे ऑर्डर मीन्स क्या कह रहा है फ्यूल ये कह रहा है ऑर्डर, जैसे भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैन एंड मटेरियल है वो फिक्स्ड प्लेस पे होने चाहिए। जो मैन और मटेरियल है, जो मैन ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ होगी, मैन एंड मटेरियल, वो फिक्स्ड प्लेस पे होना चाहिए। मैन एंड मटेरियल का फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए। फिक्स्ड प्लेस क्यों होना चाहिए बेटा, इसलिए होना चाहिए कि हमारी टाइम और एनर्जी वेस्ट ना हो उसको ढूंढने के लिए। ठीक है, हमारी जो टाइम और एनर्जी वेस्ट ना हो उसको ढूंढने के लिए। जैसे कि आप लोग कभी कभार क्या एग्जाम्पल दे रही हैं, आप लोग शादी पार्टी में जाते हैं और आपके कपड़े बिल्कुल क्या करते हैं, आप कहीं भी जाना है आपको, आपने कपड़े ऐसे अपने अलमीरा में फैला रखे हैं, तो आपको क्या होगा, आपको ढूंढने में कोई भी अच्छा पर्टिकुलर आपको अच्छा कपड़ा ढूंढना है तो आपको टाइम वेस्ट होगा। तो कोई भी चीज़ सिस्टमैटिकली रखी हो। हमें पता है कि वाइस प्रिंसिपल सर का ऑफिस वहाँ पर है और यहाँ पर प्रिंसिपल सर का ऑफिस है, तो हमारा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। हमें पता है फिक्स्ड प्लेस पे वो हमें मैन और मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कार मैन्युफैक्चर हो रही है, टूल बॉक्स एक फिक्स्ड प्लेस पे रखा है तो हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं होगी उसको सर्च करने के लिए। तो बेटा जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, मैन एंड मटेरियल हमारा फिक्स प्लेस पे प्रॉपर प्लेस में होना चाहिए। ठीक है, तो फिर इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट ये है, पहला पॉजिटिव इफेक्ट है हमारा, सबसे पहला पॉजिटिव इफेक्ट हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड एनर्जी। इफिशिएंट यूज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, पूरी तरीके से यूज, अच्छी तरीके से हम इफिशिएंटली यूज कर पाएंगे टाइम और एनर्जी को अगर हमें मैन एंड मटेरियल फिक्स्ड प्लेस पे मिलेगा। सेकंड जो हमारा पॉइंट हम लोग को देखने को मिलता है इसका पॉजिटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट हमें दूसरा देखने को क्या मिलेगा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अगर हमारा टाइम और अच्छी तरीके से होगा तो हम क्या कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ठीक है बेटा, तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अगर ये
प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर अप्लाई नहीं हो पाया तो हमारा क्या होगा, डिले हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें डिले हो जाएंगी। ठीक है, हम उसको ढूंढने में इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारी बहुत सारी चीज़ें डिले हो जाएंगी और भी काफ़ी सारे हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। इनफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, इनफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज और वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। ठीक है, तो नेगेटिव क्या होंगे हमारे, नेगेटिव हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। सेकेंड पॉइंट हमारा और क्या हो सकता है बेटा, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। काफी सारे हमारे नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं बेटा, रिड्यूस ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ठीक है, काफी सारी चीज हो सकती है हमारी नेगेटिव इम्पैक्ट में अगर मैन एंड मटेरियल फिक्स्ड प्लेस में हमारा नहीं रखा होगा। ठीक है, इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है बेटा, तो हमने क्या 10th प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल, हेनरी फ्यूल 10th प्रिंसिपल में क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर डज नॉट मीन्स कमांड। ऑर्डर का मतलब ये नहीं कि हम किसी को कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर का मीन्स मैन और मटेरियल फिक्स्ड प्लेस पे होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि हमारी टाइम और एनर्जी वेस्ट ना हो। ठीक है, तो इतना बेटा आप लोगों ने पढ़ लिया प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हम लोगों ने पढ़ लिया। जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। जो 11th प्रिंसिपल है वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मींस फेयर ट्रीटमेंट। जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल 11 वो कौन सा है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी से हम लोग समझेंगे जो 11th प्रिंसिपल वो क्या है हमारा, इक्विटी। इक्विटी मीन्स हमें सबको एक नज़र से देखना चाहिए, ना कि हम जेंडर बेस मेल और फीमेल को। हेनरी फ्यूल ये कह रहा है अगर अपना ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चलाना है तो हर एम्प्लॉयज़ को एक ही नज़रिए से देखना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, चाहे किसी भी ट्राइब का हो। तो बेटा हमें क्या करना है कि हर एम्प्लॉय को इक्वल ट्रीटमेंट देना। ठीक है, जिससे कि मोटिवेट होगा हमारा एम्प्लॉय और हमें काइंडनेस जस्टिस वाली भावना रखनी है, न्याय वाली भावना रखनी है, तब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा तरीके से चला पाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा, इक्विटी मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ एवरी एम्प्लॉयज। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ एवरी एम्प्लॉय। चाहे कोई भी बेटा जेंडर हो, चाहे कोई भी क्राइड हो, चाहे कोई भी रिलीजन हो, चाहे ब्लैक हो चाहे वाइट हो, सबको इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है। इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे बेटा, अगर ये प्रिंसिपल हम मानते हैं तो हमारा क्या मोटिवेटेड होगा एम्प्लॉय, मोटिवेटेड होगा एम्प्लॉय। और क्या हो सकता है बेटा, बूस्टअप होगा हमारा एम्प्लॉय। ठीक है, लॉयल बनेगा एम्प्लॉय कि आज हमें एम्प्लॉय क्या होगा, लॉयल। तो बेटा इसके पॉजिटिव इफेक्ट हमें ये देखने को मिलेंगे इस प्रिंसिपल के कि एम्प्लॉय लॉयल होगा, जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट फॉर ऑल। और भी हो सकता है बेटा इसके पॉजिटिव इफेक्ट, जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, जस्ट काइंडनेस ट्रीटमेंट। ठीक है, जस्टिस की भावना हम अपने अंदर पैदा करेंगे अगर हम बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, हम न्याय करेंगे हर चीज़ का, ये नहीं कि हम कोई मॉडर्न है, हम हिंदू हैं तो क्या करेंगे उसको, कि हम उसको फेयर ट्रीटमेंट ना करें। तो इक्विटी मीन्स, इक्विटी ये प्रिंसिपल कह रहा है, जो प्रिंसिपल है हेनरी फ्यूल का, वो ये सजेस्ट कर रहा है कि हमें सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना। ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट मीन्स कि हमें हर एम्प्लॉय के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना है, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, चाहे वो कोई भी क्राइड का हो, चाहे किसी भी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जेंडर हो। ठीक है, हमें इक्वल ट्रीटमेंट करना है। अगर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या
होंगे? डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज। अगर देखा जाए तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होंगे बेटा? अगर ये प्रिंसिपल नहीं हुआ कि हम भैया हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं करते तो क्या होगा? डिससेटिस्फाइड हो जाएगा एम्प्लॉय, डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा एम्प्लॉय। और इंक्रीज टर्नओवर, कल की लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि टर्नओवर इंक्रीज हो जाएगा तो सेटिस्फाइड नहीं होगा एम्प्लॉय। टर्नओवर मतलब वो एक सिक्योरिटी सी फील नहीं करेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और जल्दी सोचेगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? नेक्स्ट प्रिंसिपल इंक्रीज टर्नओवर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में हम लोग ये देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, ये था हमारा 11th प्रिंसिपल। 11th प्रिंसिपल के बाद जो 12th प्रिंसिपल है हमारा है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, जो हमारा 12th प्रिंसिपल है बेटा वो हमारा है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर से आप क्या समझते हैं वो हम देखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब है बेटा कि हमें कभी भी किसी एम्प्लॉय का फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर नहीं कर देना चाहिए, उसको एक चांस, फेयर चांस दे देना चाहिए। फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर, जैसे कि कोई एम्प्लॉयज आया हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी एम्प्लॉय आया कल को हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हम बॉस हैं, ठीक है, डायरेक्टर सर ने क्या करा, कोई भी बॉस है तो उसने क्या किया बेटा कि उसको एक फेयर चांस नहीं दिया, उसको मौका नहीं दिया। तो बेटा हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर से यही देखा कि नॉट फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर टू प्लेस वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, ठीक है, जल्दी से जल्दी हमें फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर नहीं कर देना चाहिए किसी भी एम्प्लॉयज़ का एक प्लेस से दूसरी जगह। ठीक है, वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, ट्रांसफर नहीं कर देना चाहिए, ट्रांसफर टू वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, अगर बार बार किसी भी एम्प्लॉयज़ को फेयर चांस नहीं देंगे तो हमारा क्या होगा बेटा? इनसिक्योरिटी से फील करने लग जाएगा कोई भी एम्प्लॉयज़ को एक हमें फेयर चांस देना चाहिए अपनी जॉब के लिए। ठीक है, कोई भी बॉस है उसको फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र नहीं करने देना चाहिए। अगर फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र करेगा तो उससे हमारा बहुत बुरा रिजल्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन। अगर पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इसके बेटा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर के? पॉजिटिव इफेक्ट हम लोग ये देखने को मिलते हैं, हार्मोनी ना हो तो ऑर्गेनाइजेशन। हार्मोनी मतलब अगर हम फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर नहीं करेंगे तो एक भाईचारे वाली फीलिंग आएगी, एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इसलिए आएगी कि हार्मोनी, एकता, मतलब एक एम्प्लॉयज़ को भी लगेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है और एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे तो हार्मोनी क्रिएट होगी। हार्मोनी मतलब एकता क्रिएट होगी ऑर्गेनाइजेशन में। और हम बार बार अगर फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र करते रहेंगे, फिर कह रहे नहीं करना है, अगर करते रहेंगे तो हमारा टाइम भी खराब होगा, अगर नहीं करेंगे तो हमारा टाइम क्या होगा बेटा? सेव होगा। ठीक है, और कॉस्ट भी खराब होगी। आज हमने ट्रेड कर दिया अपने एम्प्लॉय को और वो क्या कर रहा है बेटा? एम्प्लॉय को ट्रेड कर देंगे और फिर दोबारा दूसरे एम्प्लॉय को बुला रहे हैं, फिर क्या हो रहा है? हमारा टाइम भी खराब हो रहा है, हमारी कॉस्ट भी खराब हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन भी खराब हो रहा है। ठीक है, तो क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट है कि अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर नहीं प्रिंसिपल मानते हैं तो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, पूरी तरीके से जो टाइम और रिसोर्सेज है पूरी तरीके से हमारे वेस्ट हो। ठीक है, बार बार हम टर्मिनेशन कर रहे हैं जिससे कि एम्प्लॉयज़ हमारा इनसिक्योर फील करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन। फिर बेटा हमारा डिससेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉय, बिल्कुल डिससेटिस्फैक्शन, डीमोटिवेट हो जाएगा, बूस्टअप नहीं होगा हमारा एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। फिर इंक्रीज टर्नओवर, जब एम्प्लॉयज इनसिक्योरिटी से फील करेगा तो टर्नओवर हमारा इंक्रीज बिल्कुल होता रहेगा, एम्प्लॉयज इनसिक्योर रहेंगे, उनको डर रहेगा जॉब छूटने। तो क्या है बेटा? बेटर यही है, फिर ये कह रहे हैं फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर नहीं करना चाहिए वन प्लेस टू अनदर। किसको बेटा? किसको नहीं करना चाहिए? बॉस को, अपने एम्प्लॉयज। ठीक है, तो बेटा आज हमारी 14 प्रिंसिपल में से 12 प्रिंसिपल हमारे जो है कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोगों ने ये 4 प्रिंसिपल जो पढ़े कौन कौन से बेटा?
फर्स्ट हमने पढ़ा था स्केलर चेन। स्केलर चेन के बाद हम लोगों ने पढ़ा कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मतलब फेयर एंड काइंडनेस, जस्टिस। और उसके बाद हमने पढ़ा स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया। इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या है, अगर ये प्रिंसिपल नहीं होता है तो क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में जो फ्यूल के एंटी फ्यूल के 2 प्रिंसिपल जो रिमेनिंग रह गए हैं, कौन कौन से? इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव और प्रिंसिपल ऑफ ई स्प्लिट डिग्राफ। 2 प्रिंसिपल हमारे रिमेनिंग रह गए, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।